Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस सालम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है नीट 2025 की काउंसलिंग से रिलेटेड। तो काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन ये 9 जुलाई का है जो आपके सामने है। इसी में पूरा डिस्कशन करेंगे। कल जो कोर्ट के अंदर हियरिंग चली है उसका क्या रहा है और आखिर काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है, क्या टाइमलाइन रहेगी, पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। इस नोटिफिकेशन में जो कि 9 जुलाई को निकाला गया था, जितने भी कॉलेजेस इंडिया के अंदर हैं जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्योंकि उनकी 15% सीट जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, MBBS, BDS और BSc नर्सिंग की। और उसी तरीके से अगर कोई डीम्ड कॉलेजेस हैं तो उनकी 100% सीट्स वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाती हैं। तो पूरे इंडिया के हर एक कॉलेज को जो है इन्फॉर्मेशन दे दी गई है MCC की तरफ से, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, क्योंकि यही काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो हर साल इनको पहले नोटिफिकेशन देके हर एक कॉलेज को बताना पड़ता है कि अपना जो सीट्स हैं हर एक कॉलेज के अंदर कौन कौन सी कितनी है, किस कैटेगरी में उनके पास सीट्स हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वो डालते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज के अंदर अगर 100 सीट्स हैं तो उसकी 15% यानी 15 सीट जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी गवर्नमेंट कॉलेज की। अब उन 15 सीट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी EWS कैटेगरी में कितनी है, जनरल कैटेगरी में कितनी है, SC कैटेगरी में कितनी है, ST कैटेगरी में कितनी है, ओपन कैटेगरी में कितनी है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है कॉलेज वाले डालते हैं पोर्टल पे। और फिर जब वो पोर्टल पूरा रेडी हो जाता है तो सीट्स का स्टेटस आपको बता दिया जाता है और उसी की बेस पे जो है काउंसलिंग की जाती है और उसी में अलॉटमेंट की जाती है। तो यहाँ पर लिंक भी इन्होंने दिया है हर एक कॉलेज के लिए कि जो ऑफिशियल लिंक है इनका, वहाँ से जाके अपने कॉलेज की डिटेल्स डाल सकते हैं और एक यूनिक ID एंड पासवर्ड हर एक कॉलेज के पास होता है जहाँ से वो लॉगिन करके अपना डाटा जो है अपडेट कर सकते हैं। ये इस साल जो नोटिफिकेशन है पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो काफ़ी जल्दी आ गया है, क्योंकि पिछले साल यही सेम नोटिफिकेशन जो कॉलेजेस को दिया गया था वो लगभग 16 जुलाई से जो है ये वाला नोटिफिकेशन आया था और सभी कॉलेजेस को बोला गया था कि आप 20 जुलाई से कॉलेजेस का डाटा ऐड करना शुरू कर दें। पिछले साल आपको पता होगा काफ़ी सारे केसेस जो है कोर्ट के अंदर चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट तक जो है बात चली थी और काफ़ी डिले तक हो गया था काउंसलिंग में इस वजह से। तो जो काउंसलिंग थी वो भी डिले थी। हालांकि इस बार भी केस चल रहा है लेकिन उसकी संभावना है काफ़ी जल्दी वो सुलझ जाएगा, इतना लंबा ना जाए जितना लंबा पिछले साल चला था, क्योंकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में भी कई दिन उसकी सुनवाई चली थी, इस वजह से लेट हो गया था। पिछले साल 20 जुलाई से जो है कॉलेजेस ने अपना डाटा ऐड करना शुरू किया था। इस बार अगर पोर्टल के हिसाब से इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है तो इनको जो लास्ट डेट दिया गया है अपने कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर ऐड करने का 16 जुलाई, यानी जितने भी कॉलेजेस हैं वो अपना पूरा डाटा 16 जुलाई तक पोर्टल पे अपडेट करेंगे। उससे पहले ही इन सबको करना है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो थोड़ा जल्दी ही है। काउंसलिंग भी ओवरऑल जल्दी स्टार्ट होने की संभावना है। तो जितने भी कॉलेजेस ऑल इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो डीम्ड हों, ऑल इंडिया के 15% गवर्नमेंट MBBS BDS हों, या फिर 100% सीट्स हों सेंट्रल यूनिवर्सिटी की या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, AC की, जितने भी एम्स कॉलेजेस हैं, जिपमर है, उन सब की जो है सीट्स का स्टेटस इन्होंने इस साल का जो है अपडेट करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कोर्ट केसेस और जो काउंसलिंग की डेट्स है वो क्या रह सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कल सुनवाई हुई है कोर्ट के अंदर, उसमें क्या रहा और ओवरऑल फाइनल डिसीज़न क्या रहा कोर्ट का। इससे पहले जो 30 जून को सुनवाई की थी सिंगल जज की बेंच ने MP हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने बोल दिया था कि जो 75 अफेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका रीनीट होना है और उसी के अगेंस्ट में जो है दोबारा केस फाइल किया था NTA ने। और अब 2 जजेस जो हैं सेम केस को सुन रहे हैं। इसकी सुनवाई पहली 10 जुलाई यानी कल हुई है, जिसके अंदर जो पहली सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं केस की वो यही रही हैं। NTA ने अपना पक्ष रखा है कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरा जो मुद्दा डिस्कस किया था वो था ग्रेस मार्क्स का। तो NTA ने उसको भी पूरी तरीके से मना कर दिया कि ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते, ये नहीं पता कर सकते किस स्टूडेंट का कितना लॉस हुआ है। तो वो भी बात पूरी टल गई है। बात सिर्फ ये रही है कि रीनीट आगे करा पाएगा NTA या नहीं करा पाएगा, ये चीज़ पे डिस्कशन अभी होना बाकी रह गया। बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा गया था कि लाइट वहाँ पर कितनी थी, हर सेंटर के अंदर थी कि नहीं थी। जो एडवोकेट हैं स्टूडेंट की तरफ से उन्होंने बोला कि पहले ही जज ने जो है सिंगल जज की जो बेंच थी उन्होंने डिसीज़न सुना दिया था और ये देखकर ही डिसीज़न सुनाया था कि वहाँ पर लाइट की कमी थी और स्टूडेंट अफेक्टेड हैं। तो जो प्रेजेंट जज है उन्होंने बोला है कि हम सिंपैथी तो दिखा रहे हैं स्टूडेंट के लिए, लेकिन इस बेसिस पर के 75 स्टूडेंट अफेक्टेड हैं और बाकी के 12-13 लाख जो स्टूडेंट काउंसलिंग करने वाले हैं वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं काउंसलिंग का और उनका एडमिशन डिले होगा, तो उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए पर्सनल व्यू के हिसाब से मैं बताऊं तो देखो NTA
बहुत ज़्यादा संभावना है किसी भी तरीके से वो झुकेगा नहीं और वो चाहेगा कि उसको रीनीट ना कराना पड़े, क्योंकि एक जगह पर अगर वो दब जाते हैं तो वो कई जगह से आवाज़ें आने लगती हैं। तो इसलिए वो तो चाहेंगे कि अगर उनकी गलती भी है तब भी वो चाहेंगे कि उसको दबा रहे, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि रीनीट ना हो। और अगर दोनों में से क्या-क्या संभावना रहेंगी और फिर उसके बाद क्या काउंसलिंग की टाइमलाइन रह सकती हैं, वो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। पिछले साल के जो ट्रेंड रहे हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे 2023 में जो काउंसलिंग है 20 जुलाई को ही स्टार्ट हो गई थी। अगर सब कुछ सही चलता है तो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। नीट 2024 उसके अंदर काफ़ी केसेस चले, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया और काफ़ी डिले तक जो है केस चला था, इस वजह से ये काउंसलिंग भी डिले हुई थी पिछले साल। इस साल की अगर बात की जाए तो केस तो चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है जल्दी से सुलझ जाएगा। नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 14 जुलाई को है कोर्ट के अंदर, तो 14 जुलाई में होपफुली फाइनल डिसीजन जो है वो आ जाएगा कि रीनीट अगर होगा तब भी, नहीं होगा तब भी। तो अब 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, उसके हिसाब से क्या टाइमलाइन रह सकती है। केस 1 है कि रीनीट ना हो, जिसकी ज़्यादा संभावना है। तो अगर ऐसा होता है तो 20 से 25 जुलाई के बीच में जो है काउंसलिंग का, एमसीसी वाली काउंसलिंग का, यानी ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग वाली जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया की, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उससे 8 से 10 दिन का टाइम कम से कम दिया जाता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में, यानी एक्चुअल काउंसलिंग स्टार्ट होने में। एक्चुअल काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है? जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में जो है एक्सपेक्टेड है कि 1 से 5 अगस्त के बीच में स्टार्ट हो जाए, अगर रीनीट नहीं होता है तब, क्योंकि ऑलरेडी इतना तो डिले हो गया है कि थोड़ा काउंसलिंग डिले रहेगी ही रहेगी 100%। फिर दूसरा केस होता है कि अगर रीनीट होने लगा तब और डिले उनको करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनको एग्ज़ाम कराना होगा एनटीए को, उस बीच में ही फिर रिज़ल्ट निकालना है, फिर उसको इनकॉर्पोरेट करके दोबारा से रिज़ल्ट निकालना है, फिर उसके बाद जो है काउंसलिंग का आगे प्रोसेस बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अभी अगर रीनीट होता है तो नोटिफिकेशन भी फिर टल जाएगा। 25 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में एक्सपेक्टेड रहेगा कि नोटिफिकेशन आए, और फिर जो है एक्चुअल काउंसलिंग यानी रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एक्सपेक्टेड रहेगा कि हो जाए। अब दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी रहेगी ये एग्जैक्ट तो 14 जुलाई को ही पता चलेगा, जब फाइनल कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। तो जो भी अपडेट रहेगा काउंसलिंग का, जिस तरह का भी होगा, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ। कोई क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ। तब तक लिए आप पूरे इंडिया के हर एक स्टेट की, हर एक कोर्स की जो कट ऑफ है, उन सब की वीडियोस हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं। वहाँ से देखें, रिसर्च करें, कहाँ पे काउंसलिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, रूल्स रेगुलेशंस को जानें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।